अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है अपना घर। नावल के राइटर हैं इफ़त सहर ताहिर। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। इतना शोर हंगामा, इतने सारे बच्चे, घर को क्रिकेट का मैदान बना रखा है इन्होंने। सच्ची मुझे तो वहशत हो रही है, जी चाह रहा है किसी वीराने में निकल जाऊं। वो सख्त बेजार हो रही थी। बहुत नाशुक्री हो तुम माहीन। वीराना और सन्नाटा तो मौत की अलामात हैं, खुशी की नहीं। इस शोर हंगामे ही में ज़िंदगी की खुशियाँ और मुसरतें छुपी हैं। सारा आपी ने मुतासिफाना नज़रों से इसे देखते हुए कहा, तो वो मुंह फट अंदाज में बोली, वो कोई और शोर हंगामा होता होगा। हमारे घर में जो शोर हंगामा मचता है, इसमें फ़कत सर दर्द और घबराहट छुपी हुई है। तुम्हें मोहब्बतों की कदर नहीं है बस, वरना मिल बैठना और खुशियाँ मनाना तो बहुत खुशकिस्मती की बात है। सारा आपी में बला का ज़ब्त व तहम्मुल था, सो अब भी रसान से बोली, खुशियाँ। वो तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में गोया हुई। बिना पैसे के कौन सी खुशी मनाई जाती है भला? और यहाँ हालात चाहे इजाज़त दें या न दें, हर तकरीब को ऐसे यादगार बनाने की कोशिश की जाती है जैसे आखिरी मुग़ल बादशाह की जागीर विरासत में हमें ही मिली हो। सारा आपी को इसकी सोच पर हमेशा की तरह तासुफ़ हुआ था। खुशियाँ मनाने के लिए हालात का नहीं, बल्कि नीयत का अच्छा होना ज़रूरी होता है। किसी की खुशी को सेलिब्रेट करना बड़े दिल वालों का काम होता है। रहने दें आपी, अब हर कोई आपकी तरह मस्त नहीं होता कि एक रूटीन में ज़िंदगी गुजार दे। ज़िंदगी में आज़ादी हो और तमाम आसाइशात मुहैया हों तो खुशियाँ मनाने को दिल चाहता है, और शोर हंगामे करने को भी। इसका अपना ही नुक्ता नज़र था। बहुत सारा पैसा और आसाइशात खुशियों की ज़ामिन नहीं होती। जहाँ दुनिया की हर नेमत हो सिवाय मोहब्बत के, वहाँ समझो कुछ भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही की बदौलत आपकी इज़्ज़त व एहतराम, मुरवत व लिहाज जैसी खसूसियात जन्म लेती हैं, वरना महज रोबोट्स जैसी ज़िंदगी जीना पड़ती है। उन्होंने इसे समझाने की मकदूर भर कोशिश की थी, मगर इतने मोहब्बत करने वालों में से वो जाने इतनी अलग सोच की मालिक कैसे बन गई थी। वो घर जहाँ हर एक के लिए मोहब्बत सबसे अहम थी, वहाँ माहीन की एक अपनी ही दुनिया थी। दर हकीकत सबसे छोटी होने की वजह से वो इतनी मोहब्बत देख चुकी थी कि मोहब्बत इसे कभी मसला महसूस हुई ही नहीं थी। इसके बरक्स सबकी तवज्जो इसे गले का फंदा लगने लगी थी। इसके ख्यालों की दुनिया में एक अपना जहान था, जहाँ तन्हाई होती, सुकून होता और इसकी अपनी हुक्मरानी होती, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती, कोई इसका हाथ पकड़कर चलाने वाला ना होता। और सारा आपी इसकी इसी बागी सोच से ख़ाइफ़ रहती थीं और वो सारा आपी से बरगिश्ता। असल बात ये है कि आपकी सोच इस घर से आगे कभी जा ही नहीं सकती। रुपए पैसा ना हो तो मोहब्बत भी यूं भागती है। इसने तंज़िया कहते हुए चुटकी बजाई थी, मगर वो बजस्ता बोली, और बकौल तुम्हारे इस घर में तो बहुत सी आसाइशें नहीं हैं, फिर यहाँ क्यों मोहब्बत डेरे डाली बैठी है? इनके सवाल ने माहीन को लाजवाब कर दिया था। वो झुंझलाकर बोली, इस घर के लोगों को तो आदत है मोहब्बत करने की, बांध लेने की। सारा आपी के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, और इस मोहब्बत के आगे सब कुछ हेच है। आप भरती रहिए इस सूखी मोहब्बत के घड़े। वो तंग आकर कहती कमरे से निकल आई। इस ख्वाम-ख्वाह की बहस से इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। बरामदे में बड़े से पलंग पर अम्मी और चची जान बैठी मुरब्बा बनाने के लिए आम छीलकर काटने और साफ करने में मसरूफ़ थीं, जबकि बड़े से सहन में बच्चों ने हस्बे मामूल अपना क्रिकेट मैच शुरू कर रखा था। सो एक अजीब सा शोर बरपा था। वो अपनी नागवारी दबाते किचन में चली आई, जहाँ ताई अम्मा सबके लिए शिकंजबीन बना रही थीं। क्या चाहिए माही? इसे देखते ही इन्होंने मुशफ़िकाना अंदाज में पूछा तो वो मुख्तसरन बोली, चाय। इतनी गर्मी में मुई चाय पीने की क्या तुक बनती है? अभी मैं शिकंजबीन बना रही हूँ, वो पी लेना। उन्होंने फ़ौरन टोक दिया। सॉसपैन में पानी डालकर चूल्हे पर रखते हुए वो चिढ़कर बोली, सर दर्द कर रहा है, अब लस्सी या शिकंजबीन से तो ठीक होने से रहा, फिर भी अच्छा लाओ मैं बना देती हूँ। तुम जाकर आराम करो, इतनी गर्मी में तो और भी सर दुखेगा। उन्होंने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश कर दी, और फिर इसके लाख इनकार के बावजूद इसे किचन से निकाल कर ही दम लिया। वो बहुत जलती-भुनती वापस आई थी। कहाँ चली गई थीं? सारा आपी ने तकिए का कवर चढ़ाते हुए यूं ही पूछ लिया तो वो जो पहले ही जली बैठी थी तिनक कर बोली, यहाँ क्या कर्फ्यू लगा है जो कहीं भी जाना मना है? ओफ़ो भाई, यूं ही पूछ लिया तो कोई हर्ज हो गया क्या? वो बेचारी गड़बड़ा गई थीं। इन्हें क्या पता था कि भड़ों के छत्ते में हाथ दे बैठी हैं। क्यों नहीं है हर्ज? अजीब असूल हैं इस घर के।
अपनी मर्जी का कोई एक भी काम नहीं कर सकते। ये क्यों कर रही हो, वो क्यों किया है, यहाँ क्यों गई, हर वक्त तफ्तीशी माहौल बना रहता है, वो नाराज़ी से कह रही थी। ये सब भी मोहब्बत का अंदाज है माही। आज के इस नफसा नफसी के दौर में जब हर कोई वक्त की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है, बहुत कम घराने हम जैसे होते हैं, हर वक्त एक दूसरे का एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले। सारा आपी की आंखों में जुगनुओं की सी चमक उतर आई थी, जो हमेशा की तरह इसे उकताहट का शिकार करने लगी। आपको तो बस ये मोहब्बतें ही ले डूबी हैं, इसीलिए इतने आराम से ताबिश भाई से मंगनी करवा ली। मगर कल को जब अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगी, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अलग रहती तो ऐश भी करती, मगर इतनी बड़ी फैमिली में पता भी नहीं चलेगा कि महीने के 10,000 कहाँ खप गए। तब बताइएगा कि मोहब्बत का पंछी दिल की किस डाल पे बैठा है। सबकी सोच तुम जैसी नहीं होती। हालात अच्छे हों या बुरे, एक दूसरे के साथ के सहारे ही गुजरते हैं। दुख हो या सुख, दोनों में ही सबसे पहले अपने याद आते हैं। बहुत बेकार फ़लसफ़ा है आपका। इसने नाक चढ़ाते हुए कहा और इनके बिस्तर पर दराज़ हो गई। खुदा न करे कि कभी तुम्हें इन मोहब्बतों से दूर होना पड़ जाए तो। वो मुतासिफ़ाना अंदाज में कहने लगी थीं कि वो फ़ौरन इनकी बात काट कर बोली, खुदा करे वो दिन आए। मैं तो शुक्राने के नफ़ल पढ़ूंगी। मेरा तो ख्वाब है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना। यहाँ तो एक काम करके देने को 10 बंदे तैयार बैठे होते हैं। यह इकट्ठे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा समझा जाता है। सारा आपी ने बड़े तहम्मुल से कहा था, मगर वो नागवारी से बोली, और मैं ऐसे सर पर मुसल्लत होना कहती हूँ, जहाँ आपको कभी बड़ा होने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हर वक्त ढेर सारे बड़े आपको टोकने के लिए इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इस तरह आप तक बहुत कम दुख पहुँचते हैं, क्योंकि हर मुश्किल और परेशानी को हल करने की ज़िम्मेदारी इन्हीं बड़ों के कंधों पर होती है। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं गुजरती। सारा आपी बहुत तहम्मुल के साथ इसकी बेसरूपा सुनती और बर्दाश्त करती थीं, मगर साथ ही साथ इसे समझाने का फरीज़ा भी अंजाम देती रहती थीं। अभी इसने मज़ीद कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नवीन चाय का कप लिए चली आई। आपी ज़्यादा सर दुख रहा है तो दबा दूँ? वो चाय का कप पकड़ाते हुए पूछ रही थी। ये ऑर्डर ताई अम्मा ने जारी किया होगा, माहीन ने जवाबन पूछा। हस्बे तवक्का इसका जवाब असबाब में था। जाओ तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बेजारी से कहने पर नवीन खामोशी से चली गई। देखा आपने, ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं सब। ज़रा सा सर में दर्द हो रहा है, बस चाय बनाने का सोचना ही गज़ब हो गया। सारा आपी ने इसे मलामती नज़रों से देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय तुम हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती हो। कौन करता है इतना ख्याल किसी का। बस मेरा दम घुटता है इन चौंचलों से। वो सर झटक कर चाय पीने लगी। इसके अंदाज व अल्फाज ने चंद लम्हों के लिए इन्हें साकित कर दिया। कदरे तवक़्क़ुफ़ के बाद वो मुतासिफ़ाना अंदाज में बोली, सही कहती हैं अम्मी, तुम बेहद नाशुक्री हो। खुद से मुंसलिक रिश्तों की ना तो तुम्हें परवाह है और ना ही कदर। खैर अब ऐसा भी नहीं है। वो फिलफूर इनके कहे की तरदीद कर गई, फिर अपनी बात की वजाहत करने लगी। मुझे सिर्फ हर वक्त इनका मुर्गी की तरह सबको अपने परों में समेटे रहना आजिज़ कर देता है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं माही कि तुम्हारी सोच कितनी गलत है। मुर्गी भी अपने बच्चों को परों में इसलिए समेटे रहती है कि इन्हें ज़माने की मुश्किलात और सर्दो गर्म से बचा कर रखे। हम तो फिर इंसान हैं, जज्बात व एहसास से गंधे। वो बहुत रसानियत से बोली तो इसने शाने उचकाते हुए लापरवाही से कहा, बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ, बहुत रिलैक्स होकर, और इसके लिए मुझे अपने कंधों पर मोहब्बतों के गट्ठर नहीं चाहिए, जो ठीक से सांस भी न लेने दें। और वो गहरी सांस भर के रह गई थीं। शदीद गर्मी के बावजूद आशिर इस वीकेंड पर भी आ गया था, और आते ही सब घर वालों ने इसके इतने नाज उठाना शुरू किए कि माहीन कलस कर रह गई, जबकि वो हंसता मुस्कुराता सबसे लाड उठवा रहा था। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है लाहौर में कि हद नहीं, ऊपर से वक्त बे वक्त लोड शेडिंग। उफ, इसीलिए तो भागता हूँ वहाँ से। वो ताई अम्मा की गोद में सर रखे बरामदे में बिछे पलंग पर लेटा बता रहा था, सच्ची बात तो यह है कि तुम सिर्फ एक बेहतरीन वीकेंड मनाने के लिए वहाँ से भागते हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इस घर में मोहब्बतों का जो जादू फैला हुआ है, वो कहीं और टिकने ही नहीं देता। वो आराम से बोला तो सभी ने इसकी तायद की, सिवाय माहीन के। इसे ये सब अपने लाड उठवाने का ढकोसला लग रहा था। वो नाक चढ़ाती उठकर अपने और सारा आपी के मुश्तरका कमरे में चली आई। ताई अम्मा के 3 बेटे थे और एक बेटी। सबसे बड़े ताबिश, इससे छोटा आशिर, फिर अहमद और बेटी नवीन। इनके बाद चची जान थीं। इनके 4 बच्चे थे।
दो बेटियों फौजी और फरजाना को ब्याने के बाद वो दो बहुएं घर में ला चुकी थीं और अब अपने पोते पोतियां खिला रही थीं। सबसे आखिर में माहिन की अम्मी की बारी आती थी। वो इस घर की सबसे छोटी बहू थीं और इनकी औलाद में सारा और माहिन शामिल थीं। कुशादा से घर में हर वक्त का हल्ला गुल्ला और हंगामे बहुत पुरौनक लगा करते थे। यही वजह थी कि सभी खुशियों भरा वक्त गुजार रहे थे, एक दूसरे के गम में शरीक और छोटी सी छोटी खुशी को खुले दिल से मनाते। फिर भी आखिर बच्चे इतनी शदीद गर्मी में हर हफ्ते इतना लंबा सफ़र करके आने की क्या तुक बनती है। मैंने तो कहा था कि महीने के आखिर में आ जाया करना। माहीन के कानों से ताई अम्मा की मुतफिकराना आवाज़ टकराई थी। यकीनन वो अभी तक ये सोच सोच कर बेचैन हो रही थीं कि वो इतनी गर्मी में लाहौर से गुजरात तक का सफ़र करके आया था। जी नहीं, पहले ही पता नहीं मैं कैसे इतनी दूरी बर्दाश्त कर रहा हूँ। कुछ ही अरसा है देखिएगा, मैं यहाँ ट्रांसफ़र करवा लूँगा। वो बड़े मज़े से कह रहा था। लो जी, यहाँ क्या पड़ा है जो भागे चले आते हैं। शुक्र नहीं करते कि इन हंगामों और हजूम से दूर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माहीन ने जलकर सोचा था। रोटी गोल होती है भाई, इसीलिए तो मीलों सफ़र कराती है पहिए की तरह। नायला भाभी ने खरबूजों की कटी काशों से सजी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से कहा, तो वो बर्जस्तगी से बोला, नो प्रॉब्लम भाभी साहिबा, हम रोटी को चकोर बनाकर एक ही कोने में टिके रहेंगे। हम सब दुआ करेंगे। सादिया भाभी ने भी इसे तसल्ली दी थी। इतनी गर्मी में शादी कराने की भला क्या तुक बनती है आपी? इसने तकिया पटकते हुए सारा आपी से कहा, जो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। मगर मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? आज से पहले आपने कौन सा मेरी मर्जी का कोई काम किया है? आज एक बेपनाह शोरो हंगामे से भरी घरेलू तकरीब मुनक्किद की गई थी। फौजिया और फरजाना आपी तक इनके शौहर और बच्चों समेत बुलवाई गई थीं और इस पुरमसरत मौका पर सारा आपी और ताबिश भाई की शादी की बहुत करीबी डेट फिक्स कर दी गई थी। इतनी खुशी भरे माहौल में भी वो सारा वक्त इख्तलाज का शिकार रही थी। इतनी गर्मी और इतने ढेर सारे लोग, किचन में तो माहीन ने झांक कर भी देखने की गलती नहीं की थी और अब वो सारा का दिमाग खा रही थी। मगर वो इसे कतई तौर पर नज़रअंदाज करती अपने बिस्तर पर लेटकर करवट बदल गईं। माहीन कलस कर रह गई। ताबिश भाई बहुत अच्छे सही, मगर इसे इन दोनों की मंगनी पर भी बहुत से इख्तलाफात थे। उफ़ वापी, कितने आराम से हामी भर लिया आपने ताबिश भाई के लिए। क्यों, इसमें आखिर ऐब क्या है? वो हैरान हुई थी। कमाल है आपी, सारी उम्र इस घर में गुजार कर भी आपका दिल नहीं भरा। इसी घर के एक से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी और बस। नया क्या है इसमें? पागल हो तुम बिल्कुल। वो शर्मिंदी मुस्कुराहट के साथ बोली और आंखों में छम से ताबिश रज़ाक का वजीज़ सरापा उतर आया। एक नए और अजनबी बंदे का साथ क्या ज़िंदगी के नएपन के लिए काफ़ी नहीं है? लो जी, माहीन ने इन्हें बेयकीनी से देखा। ये नया और अजनबी बंदा कौन है भला? खुदा झूठ ना बुलवाए, तो कम अज़ कम भी 24 सालों से देख रही हैं इस बंदे को। सबसे ज़्यादा तो इन्हें आप ही जानती हैं। पगली, इस जानने और अब के जानने में बहुत फ़र्क होगा। पहले के रिश्ते में एक हद थी, मोहब्बत का अंदाज़ अलग था। ये तो कोई मज़े की बात नहीं है। शादी से पहले भी आप यहीं रह रही हैं और बाद में भी यहीं रहेंगी। वही शक्लें और वही आदतें रखने वाले लोग। सारा आपी ने गहरी सांस भरते हुए इसकी तरफ करवट बदली थी। ये सब लोग हमारे अपने हैं माही। मैं तो खुदा का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे किसी नए इम्तिहान का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे मुश्किल मरहला किसी अनजानी जगह अजनबी लोगों के दरमियान एडजस्टमेंट का होता है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा मैका और ससुराल एक ही है। शादी के बाद एक ही तो हुक उठती है लड़की के दिल में, अपने मैके की। मेरे माँ बाप और बहन मेरी नज़रों के सामने होंगे तो खुशी और इत्मीनान भरी ज़िंदगी गुजरेगी। वो इस कदर शांत और मुतमईन थी कि माहीन करा कर रह गई। उफ़, इसने तकिया चेहरे पर रख लिया था। आप तो कुएं की मेंढक हैं बस। मुझे बख्शो तुम। अपनी दफ़ा सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। वो भी चिढ़ ही गईं। मैं तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगी जो इस हजूम से निकलूंगी। इतने सारे लोगों में इंसान की अपनी कोई शख्सियत ही नहीं बन पाई। इनके जवाब में वो फिलफुल बोली तो सारा आप ही सर पकड़ कर रह गईं। जाने इस लड़की का क्या बनने वाला था। शादी के दिन करीब आते ही घर में रिवायती सी हलचल शुरू हो गई। जहां सारा दिन बाजारों की खाक छानने में गुजरता था, वहीं शाम के साए ढलते ही ढोलक रख ली जाती। लड़कियां बालियां इकट्ठी होकर इतनी रौनक लगाती कि मज़ा आ जाता और ये सब कुछ इतना दिलकश था कि माहीन जैसी आदम बेजार भी अपनी सारी उकताहट और बेजारी भूलकर इस हंगामे का हिस्सा बन गई थी। इतने दिनों से इसकी नसीहतों और उल्टी सीधी मंतकों का शिकार बनती सारा आपी ने भी सुख का सांस लिया था,
वो बहुत दिलचस्पी और दिलजमोई के साथ शादी की तैयारियों में मगन थी और इस तमाम जोश और खरोश का रिजल्ट शादी वाले रोज़ इसके दिलकश रूप की सूरत निकला था। हर वक्त हजूम और गर्मी का शोर करने वाली माहिन इस वक्त सबकी पुरसताइश नज़रों के एहसास से इतरा रही थी। तभी किसी पर ना ठहरने वाली आशर रज़ाक की नज़र इसके रूप पर ठहर सी गई। ताबिश भाई की उंगली पर मेहंदी लगाकर नेक के लिए झगड़ती वो अपना सजल सा रूप लिए सीधी इसके दिल में उतर गई थी। कमाल है, इतने सालों में तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा और अब यूं अचानक वो खुद पर हंस दिया था। इसकी बाकी तमाम कज़न से तो बेतकल्लफ़ाना दोस्ती थी, मगर माहीन की अलग थलग रहने वाली रिजर्व सी फितरत के बायस वो इससे बहुत कम ही मुखातिब होता था। हालांकि बाकी सब बहनें और भाभियां अक्सर व बेशतर इसकी शोखियों और बर्जस्ता जुमलों की जद में रहती थीं और पलट कर जवाबी हमला भी कर देती थीं, मगर माहीन ना तो कभी इससे बेतकल्लफ हुई थी और ना ही कभी आशिर ने ख्वामखा इसे गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की थी। यूं भी पहले तो इसकी पढ़ाई ने इसे सर उठाने की मोहलत नहीं दी थी। इसके बाद के 4 साल दूसरे शहर में नौकरी की तलाश में गुजर गए थे। इतना टाइम ही कहाँ मिलता था कि किसी और खुशकन ख्याल को दिल व जहन में जगह दी जाती। अब वो लाहौर में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था और सेटल भी हो चुका था। हर वीकेंड पर घर आता, मगर इतने सारे लोगों में इसने कभी सोचा भी नहीं था कि माहीन से मुलाकात हुई भी थी या नहीं। मगर आज की यह वारदात बेहद अनोखी थी। नवीन को चाचा जान ने आवाज़ दी तो वो इसकी घुरी नज़रअंदाज करती भाग गई। बदतमीज़ है सारी खुदगर्ज। वो रूहानसी होने लगी। इतने शौक से इसने हाथों में पहनने के लिए गजरे मंगवाए थे। बाकी सब में बांटने के बाद अब जब इसकी बारी आई थी तो कोई भी इसे गजरे पहनाने वाला नहीं बचा था। अच्छी भली नवीन मौजूद थी। इसे भी चचा जान ने पुकार लिया था। तुम्हें क्या हुआ है? तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ता आशिर इसे राहदारी में महव इंतजार पाकर ठिठक गया था। कुछ नहीं हुआ मुझे। वो खफा खफा सी रुख मोड़ गई। कोई और मौका होता तो अपने मिजाज के मुताबिक आशिर भी शाने झटक कर अपनी राह लेता। इसके तो अपने भी हजार नखरे थे, मगर वो माहीन का सज्जल सा रूप ही था जो इसके कदमों में बेड़ी बन गया था। मार पड़ी है क्या? जी नहीं, वो हस्बे तवक्का चिढ़कर पलटी थी। अच्छा, चेहरे से तो लग रहा है जैसे रोकर आई हो। लबों की तराश में मुस्कुराहट दबाए वो बड़ी फुर्सत के आलम में इसके नकूश की दिलकशी जांच रहा था। इसकी मुस्कुराहट ने माहीन को तपा दिया। अभी सब इसकी ड्रेसिंग और मेकअप की इतनी तारीफ करके गई थी और आशिर ने 2 सेकंड में सब कुछ बराबर कर दिया था। गलतफहमी है आपकी। मुझे आज तक कभी किसी ने डांटा तक नहीं है। ओके। वो फौरन शराफत की जून में आ गया। वैसे मसला क्या है? माहीन के दिल का दर्द फिर से बेदार होने लगा। ये गजरे खुद तो सब पहन गई हैं, अभी मेरी बारी आई तो नवीन भी भाग गई। बस इतनी सी बात, लाओ मैं पहनाता हूँ। इसने गहरी होती मुस्कुराहट के साथ कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर इसके हाथों से गजरा थाम लिया। वो गो मगो की सी कैफियत में खड़ी थी कि इसे ये ऑफर कबूल करनी चाहिए या नहीं, मगर वो इसे सोचने का मजीद मौका दिए बगैर बाउजलत बोला, जल्दी करो ना, फिर मैरिज हॉल भी पहुंचना है। सब गाड़ियों में बैठ रहे हैं। नाचार माहीन को हाथ आगे बढ़ाना पड़ा था। इतनी तो चूड़ियां भरी हैं कलाई में, मगर तुम लड़कियों का सिंगार तो अनलिमिटेड है। वो इसकी चूड़ियां पीछे करके गजरा बांधते हुए कह रहा था। वो बेसाख्ता हंस दी। इनके बगैर भला क्या मज़ा। इसकी हंसी आशिर की समातों को बहुत भली लगी थी। अच्छा, तो फिर समझ लो मैंने सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे हाथों में अपना बंधन बांध दिया है। वो इसके दूसरे हाथ में गजरे को गिरा लगाते हुए इत्मीनान से बोला तो वो गड़बड़ाकर आशिर को देखने लगी। इसके होठों पे ना समझ में आने वाली दिलकश मुस्कुराहट थी। माहीन का दिल बेतरतीबी से धड़का था। गड़बड़ाकर अपना हाथ खींचा तो चूड़ियां इसकी उंगलियों से टकराकर दिलफरेब सा जलता रंग बजा गईं। वो हनूज इसकी राह में इस्तादा था। माहीन इसके बदलते अंदाज से परेशान होने लगी। आप शायद किसी काम से जा रहे थे, मेरा काम तो तमाम हो गया। वो गहरी सांस खींचते हुए मायने खेज अंदाज में बोला तो इसकी शोख नज़रों ने इसकी पलकों को बोझल कर दिया। अरे, वो हंस दिया। तुम शर्माती भी हो। आप प्लीज़ रास्ते से हटें। वो आशिश से ज़्यादा अपनी धड़कनों के बदलते अंदाज से खौफजदा हो गई थी। और अगर मैं तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल बन जाऊं तो? वो तो आंखों के रास्ते दिल में घुसा जा रहा था। माहीन की कैंची जैसी जुबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। मुश्किल इसे हाथ से एक तरफ धकेलती वो तकरीबन भागते हुए बाहर निकल गई, मगर इसके बाद भी सारा वक्त वो खुद को इसकी मुस्कुराती नज़रों के हिसार में महसूस करती रही थी। दूध पिलाई के वक्त भी इसने ठीक से झगड़ कर नेक वसूल करने नहीं दिया था। इतने बर्जस्ता जुमले कसे के वो जो हाथ लगा वही लेकर स्टेज से उतर आई थी। जहाँ सारा आपी बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं ताबिश भाई भी सबकी सताइश समेट रहे थे।
दूल्हा दुल्हन को रुखसत करा के घर लाया गया। एक यादगार दिन को एंजॉय करने के बाद रात गए इन सबको बिस्तर नसीब हुए तो बेपनाह थकन के बावजूद इसे फौरन नींद नहीं आई थी, बल्कि आंखें मूंदते ही पलकों तले आशिर का सरापा उतर आया तो वो खुद को सरजनिश करने लगी। ये नहीं हो सकता, मैं सारा आप ही की तरह इसी घर में खपने को तैयार नहीं हूँ। वही लोग, वही दरो दीवार, कुछ भी तो नयापन नहीं इन सब में। इसने सोने की कोशिश की। तब इसे ख़्याल आया कि आशिर के अंदाज़, इसकी मुस्कुराहट और महकते अल्फाज किस कदर नए और अनोखे थे। अगर मैं तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल बन जाऊं तो खुदा के लिए नहीं। तकिए में मुंह छुपाते हुए इसने खुद को सख्ती से मजीद कुछ सोचने से बाज रखा था, मगर जब मोहब्बत दिल पर दस्तक देने लगे तो समातें और कुछ नहीं सुनती सिवाय इस दस्तक के। मगर इसे नहीं पता था कि आशिर ये बात ताई अम्मा के कानों में भी डाल चुका है। वलीमे की पुरमसरत तकरीब अपने अंजाम को पहुंची। अभी वो सब शोखियों में मगन थे कि ताई अम्मा ने लपक झपक माहीन को पकड़ा और इसकी उंगली में आशिर के नाम की अंगूठी डाल दी। सबके शोरगुल और छेड़छाड़ ने इसे शर्जर कर दिया था। फिर पता नहीं किसने शरारत से इसका सर झुकाकर आंचर डाल दिया तो अपनी बेबसी पर इसका दिल भर आया। वो सबके लाख रोकने पर नहीं रुकी थी। भागते हुए अपने कमरे में आकर बंद हो गई। हर चीज़ इसने नोच कर फेंक दी थी। ये भी कोई बात हुई? मेरी तो जैसे कोई मर्जी हो ही नहीं सकती। वो सबसे बरगश्ता थी। सबके चेहरे इस फैसले पर जगमगा रहे थे। किसी ने भी इसकी भीगी पलकों को देखने की ज़हमत नहीं की थी। सबको आशिर रज़ाक की खुशी जो दिखाई दे रही थी। बस इतना ही चार्म होता है, मंगनी करवा ली। फिर पलटकर मौसूफ ने पूछा भी नहीं। ये नुकसान होता है घर के बंदे से मंगनी शादी कराने का। बचपन से अब तक यही शक्ल देखी है, आइंदा ज़िंदगी में भी देखनी है, तो अब देखने की ऐसी क्या हसरत होगी। वो मंगनी के बाद कई बार लाहौर से आया था। माहीन सामने होती तो ठीक, वरना इसने कभी इससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। माहीन ने जलकर सारा आप ही के सामने दिल के फफोले फोड़े तो इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके सारे ख़यालात मनोअन अपने चहीते देवर तक पहुंचा देंगी। वीकेंड पर वो घर आया तो टीवी लाउंज में हमेशा की तरह महफिल जमी हुई थी। वो भी दिल पर जबर करके अपने कमरे में पड़ी रही। अगर इसे मेरी शक्ल देखने का शौक नहीं तो मैं भी मर नहीं रही इसके पीछे। इसे सख्त ताव आ रहा था। इतनी मुश्किलों से दिल को इस रिश्ते के लिए राज़ी किया था, मगर आशिर का रवैया फिर से इसे मुतनफ़र कर रहा था। माही, इतनी गर्मी में अंदर क्यों घुसी बैठी हो? चलो छत पर चलें। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बस मिनटों में बारिश होने वाली है। सारा आपी ने आकर इसे ललचाया तो वो बारिश की दीवानी फौरन उठ खड़ी हुई। सीढ़ियों तक पहुंचकर वो ठिठक गईं। ओफ़ो, मेरी याददाश्त भी ना। ताबिश को दूध का गिलास तो दिया ही नहीं। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली, तुम ऊपर चलो, मैं अभी 2 मिनट में आई। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर वो ठिठकती, लिहाजा सर हिलाते हुए ऊपर चली आई। धड़कनें तो तब बेतरतीब हुईं जब आशिर को सामने पाया। अच्छे मौसम और ठंडी हवा का सारा शौक हवा हो गया। वो फौरन पलटी। माहीन, आशिर ने आवाज़ देकर इसे रोका था। भाभी बता रही थी कि तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे हैं। मैंने सोचा कि कुछ तुम्हारी ज़ुबानी भी सुना जाए। वो इसके मुकाबिल खड़ा मुस्कुरा रहा था। माहीन की सारी तरारी रुखसत होने लगी। मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम का यही फ़ायदा होता है। बंदा अपने आपे में तो रहता है ना, वरना तुम तो मुझसे छुपती फिरती। वो शरारत से कह रहा था और माहीन का बस नहीं चल रहा था कि इसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाती। वो कदरे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। तेज़ हवा संग लहराता इसका दुपट्टा आशिर के चेहरे पर फड़फड़ा रहा था। क्या बेतबारी है मुझ पर? मैंने तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इसने कमज़ोर लहजे में अपना दिफा करने की कोशिश की तो वो फिर से इसके सामने आ खड़ा हुआ। अच्छा, इसने लहजा भर को रुक कर जैसे अल्फाज मुश्तमा किए, तो फिर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुन लो। इसके आर या पार वाले अंदाज पर माहीन की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। आशिर प्लीज़। हया से बोझल लहजा आशिर की समातों को बहुत भला लगा था। बहुत बेहतर। वैसे मुझे भी रोमांस को लफ्ज़ों में बयान करना अच्छा नहीं लगता। वो इत्मीनान से कहता माहीन को बरा फरोख्ता कर गया। अभी वो पहले ही हमले से संभली नहीं थी कि वो इसका हाथ थामते हुए बोला, मोहब्बत वगैरह का तो मुझे कुछ तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हों वो हो जाए तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। ऐसा ही सुकून आजकल मुझे भी अपनी रगों में दौड़ता महसूस हो रहा है। फिर भी अगर तुम कुछ अहदो-पैमान चाहती हो तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। इसे अब मालूम हुआ था कि आशिर की लापरवाही की शिकायत करना बहुत आसान काम था, मगर इसकी परवाह और तवज्जो को सहना इसके बस की बात नहीं थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो मिनमिनाई थी। दैट्स वेरी गुड। वो सराहने वाले अंदाज में बोला था। मैं भी शादी से पहले लफ्ज़ों की फजूल खर्ची के हक में नहीं,
मंगनी का पीरियड फ़कत बाहमी एतमाद व एतबार के सहारे गुजारना चाहिए और शादी के बाद मोहब्बत की ज़िंदगी। आप ये टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। माहीन ने अपना हाथ खींच लिया। इसे टूट कर शर्म आ रही थी। वो इसकी तरफ देखते हुए हंस दिया था, फिर शरारत से बोला, एक तो तुम लड़कियों की ये आदत बहुत अजीब है। पहले तो शिकवे शिकायत करती हो, इसके बाद शर्मो हया के दौरे पड़ने लगते हैं। आपको बहुत तजुर्बा है लड़कियों की आदतों का। ओहो, तो जेलसी का मादा भी मौजूद है। वो महसूस हुआ था और माहीन हद दर्जा खजल। मैं जाऊँ अब? इतने अच्छे मौसम में आज जाने की जिद ना करो। वो हल्के से गुनगुनाया तो वो तंजन बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतना फजूल भी बोलते हैं। मैं बहुत अच्छा भी बोलता हूँ, बस ज़रा शादी हो लेने दो। वो इत्मीनान से बोला तो वो एक मरतबा फिर सटपटा गई। थोड़ा सा इंतज़ार करो, इसके बाद आते ही बहाने बहाने से तुम्हें ढूंढा करूँगा। वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, मगर इसकी शरारत को माहीन बहुत अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी। इसका चेहरा जैसे आग की लिपटों की जद में आ गया था। 2 कदम पीछे हटने के बाद वो पलटी और भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। आशीष सर झटक कर हंस दिया था। कितना मज़ा आता आपी, आपकी शादी कहीं दूसरे शहर में हुई होती तो हम आपसे मिलने जाया करते। पिकनिक की पिकनिक हो जाती। वो बड़ी हसरत से कह रही थी। तौलिए से बालों को रगड़ता ताबिश का हाथ वहीं ठिठक गया। क्यों भाई, मुझसे क्या कसूर सरजद हो गया है? ओफ़ो, शादी तो आप ही से होती, मगर आप कहीं और रहते ना। इसने वजाहत की थी। हाँ, दूर देश के शहजादे होते। सारा आप ही शरारत से बोली। तो इन्होंने भी इस शरारत का पूरा पूरा लुत्फ़ लिया और तुम भोली भटकी शहजादी। इनकी मोहब्बत पाश निगाहें सारा आपी की शर्मिंदी मुस्कुराहट इसे कुछ भी नहीं भा रहा था, उकताकर बाहर निकल आई। इन दिनों इसे सिर्फ एक ही ख्याल सता रहा था कि आशिर से शादी के बाद भी इसे इसी चिड़ियाघर में रहना था, जहां अभी भी संडे की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों ने उधम मचा रखा था। अम्मी, चाची जान और ताई अम्मा मौसमी फलों का ढेर लिए स्क्वैश और मुरब्बों की तैयारियों में मगन थीं। सादिया भाभी और सारा आपी के ज़िम्मे अचार और चटनियों की तैयारी की जिम्मेदारी थी और नायला भाभी बच्चों को आपे में रखने पर मामूर हलकान हो रही थीं। इसे ताई जान ने आवाज़ दी तो वो सुस्त रवि से इनकी तरफ चली आई। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों फिर रही हो? ताई अम्मा तो यूं भी मोहब्बतों से गुंदी थी, हर पल सबको चहकता और खुश देखने की तगदों में मसरूफ़ रहती। मगर माहीन के लिए आशिर की ख्वाहिश जानने के बाद तो वो कुछ और भी ख्याल रखने लगी थी। बस ऐसे ही। इसका जवाब बेजारी से भरपूर था। मगर अम्मी को तो मौका मिल गया। यूं ही फारिग फिरती रहती है। सुस्ती तो तारी होनी ही है। लाख दफ़ा कहा है कुछ सीना पे रोना ही सीख ले और कुछ नहीं तो किचन में ही झांक लिया करे, मगर नहीं। सारा दिन रूह की तरह पूरे घर में चकराती फिरती है। सारी सुस्ती दूर हो जाएगी अम्मी जी। शादी के बाद देखिएगा कितनी एक्टिव हो जाएगी। आशिर की तो आदत है सबकी दौड़ें लगवा कर काम कराता है। नायला भाभी ने करीब आते हुए दरपर्दा माहीन को छेड़ा था। मुझे दौड़ें लगाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ माशाल्लाह से एक काम करने को 10 लोग तैयार बैठे होते हैं, वो तिनक कर बोली थी। तभी तो बची हुई हो। अम्मी इसके सीधे सपाट जवाबात से यूं ही चिढ़ा करती थीं। भई, जिस किसी ने भी शौहर के माथे से होकर दिल तक पहुंचने का रास्ता दरियाफ्त किया है, मैं शादी के 6 सालों के बाद इससे पूरी तरह मुत्तफ़िक हो चुकी हूँ। इसलिए माही साहिबा, तुम भी किचन से दोस्ती कर लो, क्योंकि आशिर तो खाने के मामले में अपने भाइयों से ज़्यादा खुश खुराक है। मिलजुल के रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि मिल बांट के सारे काम निपट जाते हैं और किसी एक पर बोझ भी नहीं पड़ता। माही कौन सा पहले भी किचन संभाल रही है, जो अब हम इसे इस बिखेड़े में डालेंगे। तुम सिर्फ ऐश करना माही। सादिया भाभी मुस्कुराते हुए कह रही थीं, जबकि इस सारी छेड़छाड़ से अलग इसका जहन अलग ही उड़ानें भर रहा था। इधर नन्ना इब्राहिम सारा आपी की गोद में आया, इधर आशिर और माहीन की शादी की तैयारियां अपने अख्ताम को पहुंची। बेहद शान शौकत से वो रुखसत होकर आशिर के कमरे में पहुंची थी और तब इसे अंदाज़ा हुआ कि सारा आपी क्यों खुश रहती थी और ताबिश भाई की मोहब्बतों के अंदाज इन्हें नए और अनोखे क्यों लगते थे। आशिर ने इसे इस कदर अपनाइत का एहसास दिलाया कि वह हवाओं में महव सफ़र हो गई। कभी कभी तो इसे यकीन ही नहीं आता था कि एक ही घर में सालों इकट्ठे रहने के बावजूद आशिर इसे यूं टूट कर चाह रहा था। अब पता चला कैसा जादू फैला है इस घर में मोहब्बतों का। कैसे चुपके से आशिर के दिल में घर करके बैठ गई हो। सारा आपी से छेड़ती, मगर जो कुछ वो दिल में ठाने बैठी थी वो किसी को भी मालूम नहीं था। आशिर का इरादा अपनी छुट्टियों के दिनों में इसे मरी वगैरह ले जाने का था, मगर जब फौजिया आपी के शोहर को कारोबार के लिए मज़ीद रुपयों की अशद ज़रूरत पड़ी, तो फौजिया आपी और रेहान भाई के लाख इनकार के बावजूद आशिर ने सैर तफरीह के लिए रखे तमाम रुपए उठाकर रेहान भाई के हाथों में थमा दिए। जहां सब आशिर के मुतशक्कर हुए, वहीं माहीन का दिल जल कर रह गया। वो आशिर से रूठी हुई थी।
रोज़ रोज़ ऐसा मौका थोड़ी मिलता है, इतना अच्छा चांस गवा दिया आपने। अरे यार, मोहब्बत जिंदाबाद। हनीमून तो यहाँ रह के भी मनाया जा सकता है। इसने इसे अपनी तरफ खींचते हुए बहुत वारफिदगी से कहा, तो इसे हर बात भूलने में चंद ही सेकंड लगे थे। पता है माही, मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी, जो इसी घर का हिस्सा बन के रहती, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी समेट कर रखती। और तुम कमाल हो यार, घर वालों को नहीं घर वाले को भी काबू में कर रखा है। आशिर ने इन गुजरे दिनों में कई बार बरमला कहा था, लेकिन छुट्टियां खत्म होते ही जब आशिर ने वापसी के लिए पैकिंग शुरू की तो माहीन हर मुस्तैद को बलाए ताक रख के सामने आ खड़ी हुई। वो अपनी शर्ट्स बैग में रखकर पलटा तो वो अलमारी के दरवाज़ा बंद किए इससे टेक लगाए खड़ी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। क्या इरादा है? इसके दाएं बाएं अलमारी पर हाथ टिकाए हुए शरारत से पूछ रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, वो बल्कि झुकाकर बोली। काश कोई इतना बड़ा सूटकेस होता कि जिसमें पैक करके तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, मगर अब तो फ़कत दिल में ले जाना पड़ेगा, वो आह भरते हुए बोला था। माही ने खफीफ सी पलकें उठाकर इसे देखा। वो होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट लिए इसी की तरफ मुतवज्जा था। फिलहाल मैं अपने कपड़े ले जाती हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में ले जाएंगे, या फिर, वो बड़े आराम से कह रही थी। आशय हैरान सा होकर इसकी बात काट गया। कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? आपके साथ लाहौर। आपको ऑफ़र तो है रिहाइश की भी। वो जैसे सब कुछ तय किए बैठी थी। आशिर ने कदरे ध्यान से इसे देखा, वो बिल्कुल संजीदा थी। तो मैं रह रहा हूँ ना वहाँ, तुम्हारा भला वहाँ क्या काम है? सब लोग यहाँ हैं, तुम अकेली वहाँ क्या करोगी? वो पीछे हटते हुए संजीदगी से बोला था। मेरी शादी इन सब से नहीं बल्कि आपसे हुई है, और फिर आप भी तो वहाँ हैं, अकेली तो नहीं होंगी मैं। इसकी बात सुनकर आशिर इसका हाथ थामे बिस्तर तक लाया और इसे बिठाकर खुद भी इसके सामने बैठ गया। यकीन करो माही, मेरा अपना दिल भी नहीं चाह रहा तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने को, और फिर मैं तकरीबन हर वीकेंड पर आ जाता हूँ। 2.5-3 घंटे का तो सफ़र है, फिर तुम्हें ख्वामख्वाह परदेस काटने की क्या ज़रूरत है? वो इसे बहलाने वाले अंदाज में कह रहा था। आप भी तो काट रहे हैं परदेस, और फिर आपके साथ होते हुए देश क्या और परदेस क्या? वो मुतमईन थी। फितरी तौर पर आशिर यही समझ रहा था कि वो इसकी पहली पहली जुदाई से खाइफ है। सो मुलायमत से इसका हाथ लबों से लगाने के बाद सहलाते हुए बोला, सच्ची बात तो यह है माही, कि जितना आसान तुम समझ रही हो ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर ख्वार नहीं करना चाहता। दूसरे ये कि 2 घरों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप यूं ही जहन पे सवार कर रहे हैं इन छोटी छोटी बातों को। यहाँ ताबिश भाई हैं, अदील भाई और साकिब भाई भी अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। हमारे वहाँ चले जाने से कोई मसला नहीं होगा। अब आशिर को लगा जैसे वो पहले ही से सब तय किए हुए थी। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और दोबारा से अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा। तो फिर वो मुंतज़िर थी। तो फिर कुछ भी नहीं, तुम यहीं रहोगी, सारा भाभी की तरह इसी घर को संभालोगी। वो अब की बार अटल अंदाज में बोला था। एक उम्र गुजार दी है मैंने यहाँ आशिर, शादी के बाद तो कम से कम अपने घर जाना चाहिए। शोहर का घर ही बीवी का घर होता है माही। और फिर क्या ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हें अपने घर की ज़रूरत पेश आने लगी है? वो अपना काम अधूरा छोड़कर बेयकीनी से इसे देख रहा था। मगर मैं सारी उम्र इस चिड़ियाघर में नहीं गुजार सकती। वो इतने आराम से इतनी बड़ी बात कह गई थी, तो इसके पीछे आशिर की गुज़िश्ता दिनों की दीवानगी कार फरमा थी, जो वो शादी के बाद से इसके लिए दिखा रहा था। मगर अब, शट अप माहीन, वो बोला नहीं गुर्राया था। ज़ुबान सँभाल कर बात करो। इस घर में मेरे ही नहीं तुम्हारे घर वाले भी रहते हैं, तो रहते रहें सभी यहाँ, मगर मैं नहीं रहूँगी। वहशत होती है मुझे जॉइंट सिस्टम से, हर वक्त का हंगामा और नुक्ताचीनियाँ। मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो अब भी बज़िद थी। आशिर यूँ तो बहुत समझदार और कदरे ठंडी तबीयत वाला शख्स था, मगर कभी कभार आने वाला इसका गुस्सा भी देखने वाला होता था। तुम क्या करना चाहती हो? जिसकी आज़ादी नहीं है तुम्हें यहाँ, और ये जो तुम्हें नुक्ताचीनी लगती है ना, ये इन सब की मोहब्बत है, जो कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करती है, सही और गलत की पहचान देती है। मैं भरपाई ऐसी मोहब्बतों से। वो इसके बुलंद लहजे से खाइफ हुए बगैर बेजारी से बोली। तो आशिर मुठियां भींच कर रह गया। तो फिर मेरे साथ जाकर क्या करोगी? इन सब की 22 सालों की मोहब्बत तुम्हें मोम नहीं कर पाई तो मेरी 2 हफ्तों की मोहब्बत को किस खाते में डालोगी तुम? वो तलखी से बोला था। आप ख्वामखा एक छोटी सी बात का मसला बना रहे हैं आशिर, वो आपकी बात बिगड़ कर बोली थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो आशिर गहरी सांस भरते खुद को नॉर्मल करने लगा, जबकि वो यूं ही तने हुए तासुरात लिए बैठी रही। आ जाएं। आशिर के कहने पर सारा आपी खाइफ सा चेहरा लिए अंदर चली आई। क्या कर रही हो तुम लोग? बाहर तक आवाज़ें जा रही हैं तुम दोनों की। इनके अंदाज में सरजश थी, तनबीह थी, और इसमें नया कुछ भी नहीं था। गलत बात पर टोकना या समझाना इस घर के हर बड़े की सरशत में शामिल था।
आशिर ने बात समेटने के लिए होठों पर जबरी मुस्कुराहट फैलाई, मगर इससे पहले ही वो चटक कर बोली, तो क्या अब अपने कमरे में हम अपनी पसंद और मर्जी के मुताबिक रह भी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? तमीज़ से बात करो माहीन। आशिर ने सारा आपी का लिहाज करते हुए मध्यम लहजे में मगर सख्ती से कहा था, मगर वो इसी अंदाज में बोली, और किसी के मामलात में ख्वामखा की दखल अंदाजी को आप कुछ नहीं कहेंगे, बकवास मत करो। आशिर एकदम से भड़क उठा था। बेचारी सारा आपी उड़ी रंगत लिए हक दक सी खड़ी इस नए नवेले जोड़े के अंदाज देख रही थीं। इस घर की यही रीत है, अपनी मर्जी से आप हंस बोल भी नहीं सकते, कोई ना कोई हर कदम पर आपको टोकने के लिए ज़रूर खड़ा होगा, और यही बात मुझे पसंद नहीं है। वो बहुत तनफ़्फ़ुर से बोली, तो कसूरवार ना होते हुए भी आशिर को सारा आपी से नदामत महसूस होने लगी, जबकि वो माजरत करती फ़ौरन ही पलट गई कि आशिर की पुकार पर भी नहीं रुकी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था माहीन कि तुम ऐसी सोच सकती हो। मेरे सामने तो सारा भाभी एक मिसाल थी, मगर अफ़सोस तुम तो इनका पासिंग भी नहीं हो। वो तासुफ़ अमेज़ गुस्से से कहता बाहर निकल गया था। यही यही होता है इकट्ठे रहने में, हर वक्त किसी न किसी से मुकाबला होता रहता है, एंड आई हेट दैट। वो सुलग रही थी। आशिर ने चाहे जितना भी शोर मचाया, गुस्सा दिखाया, मगर ये ताई अम्मा ही का कमाल था कि इन्होंने माहीन का सामान पैक करवा कर इसे भी आशिर के साथ रवाना कर दिया। माहीन को खुद से कोई जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारा आपी ने जितना इन्हें बताया, इसी से वो माहीन के तेवर भांप गई थीं, और वह बजाय इनकी मशकूर होने की यूं तफाखर से आशिर के साथ घर से निकली जैसे ये इसकी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला हो। असल बात सिर्फ ताई अम्मा, सारा आपी और अम्मी को मालूम थी, इसलिए सभी इसे आशिर के साथ रुखसत करते हुए बहुत उदास हो रहे थे, जबकि अम्मी के अंदाज से झलकती सर्दमहरी माहीन ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। मगर इस घर और माहौल से निकलने और मुतवक्का आज़ादी के एहसास ने इसे किसी भी तरफ ध्यान देने की मोहलत नहीं दी थी। 3 रोज़ दरमियाने दर्जे के होटल में गुजारने के बाद वो आशिर को कंपनी की तरफ से मिले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सिंगल बेडरूम, अटैच बाथ, किचन और छोटे से टीवी लाउंज पर मुश्तमिल फ्लैट माहीन को कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, बल्कि इस गज़ब की गर्मी में दरवाज़ा खोलते ही शदीद हब्स ने इनका इस्तकबाल किया, तो इसने अंदर दाखिल होते ही बेकरारी से सबसे पहले पंखा चलाया। इतनी अच्छी जॉब है आपकी, और रिहाइश इतनी फ़जूल दे रहे हैं वो लोग, इसने नाक चढ़ाकर तबसरा किया था। मेरी तरह इन्हें भी तुम्हारी पसंद का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए इनसे गलती हो गई। आशिर ने तंज़िया बोला था, मगर अपनी लापरवाह फितरत की वजह से माही ने इसके अंदाज़ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और आगे बढ़ के बालकनी का दरवाज़ा खोलने लगी। इसने भी सोच लिया था कि अगर आशिर ने अपना मूड ना बदला तो वो भी इससे बात नहीं करेगी। आशिर नहाकर निकला तो वो भी गर्मी से बेचैन होती शावर लेने के ख्याल से बाथरूम में घुस तो गई, मगर नल खोलते ही खोलता हुआ पानी इसे जहन्नुम की याद दिला गया। वो टब में मौजूद पानी पर इक्तफा करती, जैसा तैसा गुस्ल करके कपड़े तब्दील करती बाहर निकली, तो आशिर खाने का बंदोबस्त कर चुका था। घरेलू होटलिंग ने माहीन का दिल खुश कर दिया। इस पर मुस्तज़ाद आशिर का मूड भी काफ़ी नॉर्मल था, तो वो खाने के दौरान इससे हल्की फुल्की बातें करता रहा था। गुजरे 3 दिनों में आशिर ज़रूरत की हर चीज़ घर में ला चुका था। कुछ कंपनी वालों की मेहरबानी थी कि ये मुख्तसर सा फ्लैट इन्हें फर्निश्ड ही मिला था। हत्ता कि लाउंज में मेज़ पर छोटा सा कलर टीवी भी मौजूद था। अब ज़रा किचन का जायज़ा ले लो, और ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बना के मुझे दे देना, मैं वापसी पर लेता आऊँगा। खाने के बाद आशिर टीवी के सामने बैठते हुए बोला था, अभी तो इतनी थकन हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सुबह जायज़ा लूँगी हर चीज़ का अच्छी तरह। इसने बर्तन समेटते हुए सुस्ती का मुज़ाहरा किया था। अच्छा, एक कप चाय तो चलेगी ना? वो गहरी सांस भर के पूछने लगा, तो वो मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाती किचन में चली आई। आशिर, यहाँ गर्मी बहुत है किचन में। चाय बनाते हुए वो वहीं से ऊंची आवाज़ में बोली, तो टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो भी इसी के से अंदाज में बोला, सामने एक खिड़की है यार, इसे खोल लो, शायद कुछ तब्दीली आ जाए। इसकी हिदायत पर अमल करते हुए माही ने खिड़की खोली, तो ठंडी हवा के झोंके ने वाकई तबीयत में फरहत बख्श सा एहसास घोल दिया। वो इसके लिए चाय का कप लिए चली आई। आशिर, मैंने अब देखा किचन में फ्रिज भी है, वो इसे बता रही थी। ये सब मेरी सेविंग्स में आया है, आशिर ने कहा, तो वो सोचते हुए बोली, मगर टीवी और फ्रिज दोनों ही का साइज़ छोटा है, मगर हम दोनों के लिए काफ़ी है, और फिर ज़रूरत का पूरा होना ही आजकल सबसे बड़ी अय्याशी है। तईश पसंदी तो बहुत ऊपर की बात है, वो संजीदगी से बोला। एक तो आप फ़ौरन सीरियस हो जाते हैं। इंसान को हमेशा आगे का सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, अपनों से आगे का नहीं। वो जताने वाले अंदाज में बोला, मगर माहीन ड्रामे के दिलचस्प सीन की तरफ मुतवज्जा थी, इसलिए सुन नहीं पाई। वो खामोशी से चाय पीने लगा। आशिर ने 2 रोज़ ही इसका थकन का बहाना बर्दाश्त किया था। माही, सुबह से नाश्ता तुम बना रही हो,
रेडीमेड वाला किस्सा आप ख़त्म करो। ना तो मेरा मादा बर्दाश्त कर रहा है और ना ही जेब। वो रात के खाने के बाद इसके साथ बालकनी में खड़ा साफ गोई से कह रहा था, नई नवेली दुल्हन से काम कराएंगे आप। वो इसे शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, मगर वो ज़रा मुतासिर नहीं हुआ था। नया नवेला दूल्हा भी तो काम पर जाना शुरू कर चुका है। अगर यहाँ ताई अम्मा होती तो वह कभी भी मुझे, वो हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगी थी कि वो इसकी बात काटते हुए जताने वाले अंदाज में बोला, मगर यहाँ अम्मी नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही मेरी, जो तुम्हारे नाज नखरे उठाएं। आप तो हैं ना, और सुना है कि जब आप अकेले रहते थे तब बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। वो इसका तंज अनसुना करते हुए इत्मीनान से बोली थी, मगर अब मैं अकेला नहीं रहता। और दूसरे ये कि घर संभालना इसी को कहते हैं जिसके शौक में तुम यहाँ आई हो। वो बेहद संजीदा था। इसके अंदाज अच्छी तरह समझते हुए माही ने बात ख़त्म की थी। अच्छा जनाब, अगर आपका इतना ही जी चाह रहा है मेरे हाथ के बने खाने खाने का, तो कल से आपकी ये हसरत भी पूरी कर दूंगी। ये हुई ना अच्छी बीवियों वाली बात। वो खुश दिली से बोला था। माहीन ने एक शिकवा का ना नज़र इस पर डालते हुए कहा, आप मर्दों को बीवी फ़कत घर के काम काज करती ही अच्छी लगती है। बिल्कुल नहीं, मेरा शुमार तो इन मर्दों में होता है जिन्हें बीवी मोहब्बत करती भी अच्छी लगती है, बल्कि बहुत अच्छी लगती है। वो इसका हाथ थामकर करीब करते हुए मुस्कुराकर बोला तो वो इसे घूर कर रह गई। अगली सुबह आशिर ही ने इसे जगाया था। आशिर सोने दे प्लीज़। रात हब्स और गर्मी ने देर तक जगाए रखा था, सो इसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। उठ जाओ माही, मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी, उठ के नाश्ता बनाओ। अब के आशिर ने इसको बाजू से थाम कर झंझोड़ा था। माहीन के ख्वाबीदा जहन को इसका फिक्रा डिकोड करने में कुछ देर लगी थी। आशिर तो ऑर्डर देकर बाथरूम में घुस गया, मगर वो कोख का शिकार होने लगी। भला इतनी सुबह उठकर कौन हांडी चूल्हे की शक्ल देखे। कम से कम इसे तो ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। आशिर बाथरूम से निकला तो वो अभी तक नींद के मज़े ले रही थी। कम ऑन माही, अब उठ भी जाओ यार, जागी हुई हूँ। बाथरूम के खाली होने का इंतज़ार कर रही थी। वो जमाइयाँ लेती, चप्पलों में पाँव फंसाती बाथरूम में घुस गई थी। और जब तक वो बाहर निकली, आशिर नक सक से ऑफिस जाने को तैयार था। वो दुपट्टे ही से चेहरा पोंछती किचन में चली आई। चाय बनाकर डबल रोटी के स्लाइसेस जैम लगाकर प्लेट में रखे और ट्रे उठाए लाउंज में चली आई। आज पहला दिन था और आज ही लेट। इधर से एतराज़ हुआ, तो मुझे पहले उठा देते। माही ने सारा इल्ज़ाम इसी पे डाला। पराठा नहीं बनाया, एक और एतराज़। इतनी गर्मी में माहीन ने आंखें फैलाई तो वो गहरी सांस भरते नाश्ता करने लगा। आटा गूंद लेना और टाइम पे हांडी भी बना लेना। लंच टाइम में आऊँगा, आने से पहले मैसेज करूँगा। मोबाइल पास ही रखना। टिश्यू से हाथ साफ करता वो बजलत उठा था। ओफो, एक तो आपकी जल्दबाजी, ऐसे जाते हैं। माहीन खफा हुई तो वो ठिठका। वो दरवाजे तक इसके पीछे आई थी। पलट कर इसका बाजू थामकर खुद से करीब किया, और आइंदा नाश्ते में मुझे चाय मिलनी चाहिए। जो शानदा नहीं। कान में सरगोशी करता वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, तो वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती वो आकर सोफे में धंस गई। इतनी मेहनत की, सुबह सुबह 8 बजे उठ के नाश्ता बनाया, इसका कुछ नहीं, लेके 10 कीड़े निकाल दिए। काफ़ी देर यूं ही बेदिली से पड़े रहने के बाद इसे भूख ने सताया तो कुछ खाने का ख्याल आया। आशिर बाइनाम ही नाश्ता करके गया था। जैम लगा स्लाइस और आधा कप चाय ढकी पड़ी थी। मेरी मेहनत की भी कदर नहीं की। इसने चाय गर्म करके पीने की कोशिश की तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसकी मेहनत की कदर करना वाकई बहुत मुश्किल काम था। अब पड़े पड़े तो ऐसी ही हो जानी थी ना। सिंक में कप उंडेलते हुए इसने अपने आप को तर्जीह पेश की थी। नाश्ते से फरागत पाकर मरता क्या न करता कि मुज़दाक़ वो किचन में आकर तमाम साजो सामान का जायज़ा लेने लगी। हर चीज़ मुनासिब मिकदार में मौजूद थी। और तो और फ्रिज भी तमाम लवाजमात से पुर था। क्या गोश्त, क्या सब्जियाँ। या अल्लाह, इनका तो ऐश करने का पूरा पूरा इरादा है। वो उकताकर सोचने लगी। किचन में काम करने का इसका कोई ख़ास बल्कि कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था। उल्टी सीधी हांडी तो वो पका ही लेती थी, मगर सारा आपी और दोनों भाभीियों के होते इसके हिस्से में कोई संजीदा काम आया ही ना था। सो इसकी सलाहियत सिर्फ सलाद और अपने लिए चाय तक ही महदूद रह गई थी। इससे जमाइयाँ आने लगीं। रात कौन सा नींद पूरी हुई थी। छोटा सा फ्लैट, हब्स और गर्मी की शिद्दत। पहले मुझे थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए, अभी तो बमुश्किल 9:45 हुए हैं। इसने वॉल क्लॉक पर निगाह डालते हुए सोचा। फिर आशिर का ख्याल आ गया, ये पता नहीं दोपहर को कब आएंगे, और भला लंच घर में करने की क्या तुक बनती है। मैं नहीं थी तब भी तो कहीं से खाते ही होंगे ना। इसे कोफ्त होने लगी। वो सारी सोचें झटकती उठ गई। फिलहाल तो इसे एक अच्छी सी नींद की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। बीच में 2 मरतबा इसकी आंख खुली। पहली मरतबा 11:30 और दूसरी मरतबा 12:45। बस 10-15 मिनट और सो लूँ। इसने हस्बे आदत सोचते हुए आंखें मूंद लीं, और फिर इसकी आंख तब खुली जब दरवाजे की घंटी तवातर के साथ बज रही थी। वो हड़बड़ा के उठी।
दरवाज़ा खुलते ही आशिर की शक्ल देख के इसने गहरी सांस भरी। इतनी देर कब से बेल बजा रहा हूँ मैं। वो कोफ्त का शिकार था। शदीद गर्मी में बाहर खड़ा होना मुश्किल था। पता ही नहीं चला सो गई थी मैं। वो शर्मिंदा सी हो गई। इसकी नींद ऐसी ही थी बेसुध। मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, खाना लगा दो। वो कहता हुआ बेडरूम में घुस गया तो वो जो जमाई लेती सोफे पर बैठने लगी थी, हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। या अल्लाह, इसका दिल जोर से धड़का। ये तो मुझे ही खा जाएंगे। इसने परेशानी के आलम में बेडरूम का दरवाज़ा खोल के देखा। वॉशरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। क्या करूं? घबराहट और शर्मिंदगी के मारे इसे रोना आने लगा। वो शावर लेके आया तो इसे सर थामे बैठे देख के परेशान हो गया। क्या हुआ माहीन? तफक्कर से पूछा, मगर वो यूं ही बैठी रही। वो इसके पास बैठ गया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसने डरते डरते आशिर की तरफ देखा और अटक अटक कर बोली, वो मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? आशिर समझ नहीं पाया था। इस नॉर्मल मूड में देखकर माहीन ने झिझकते हुए झूठ बोल ही दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। क्या हुआ था तबीयत को? चंद लम्हों तक इसका चेहरा देखने के बाद इसने पूछा तो वो सटपटा गई। गर्मी बहुत थी ना, शायद बीपी लो हो गया था। इतना टाइम तो मिला नहीं था कि कोई जानदार सा बहाना तराश लेती, सो इसी से काम चला लिया। वो खामोश बैठा था। माहीन का दिल जैसे बहुत सोच सोच के धड़क रहा था। वो उठा तो माहीन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ज़ाहिर है कुछ खाने को लाऊंगा। वो संजीदगी से कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इत्मीनान की सांस माहीन के हलक से खारिज हुई। 15-20 मिनटों में वो पसीने में भीगा खाना ले आया था। माहीन ने सब कुछ प्लेटों में निकाला। पानी भी ले आओ। आशिर ने टोका तो वो अपनी याददाश्त को कोसती पानी लेने भागी। वो बेहद खामोशी से खाना खा रहा था। लो जी, सारी मोहब्बत खाने पीने और खिदमतें कराने तक ही है। वो अंदर ही अंदर कलस रही थी। चंद निवालों के बाद ही माहीन को अपनी भूख खत्म होती महसूस हुई तो इसने पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। खाना नहीं खा रही तुम? काफ़ी देर बाद इसे ख्याल आया था, मुझे भूख नहीं है। कदरे खफगी भरे अंदाज में कहा। अभी वो नई नवेली दुल्हन थी। माहीन का ख्याल था थोड़ा सा नखरा तो बर्दाश्त कर ही लेगा, मगर वो आराम से बोला, अच्छा तो जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। वो रुका, फिर हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, मगर वो सिर्फ चाय ही होनी चाहिए। खाने के बर्तन समेटकर जलती भुनती वो किचन में चली आई। आशिर के तंज ने दिल पे अलग वार किया था, सो इसने खासा दिल लगा के चाय बनाई। सुबह तो शायद नींद की ज्यादती की वजह से गड़बड़ हो गई थी, मगर इस वक्त वो ताने सुनने के मूड में नहीं थी। न तनकीद न तारीफ। चाय खत्म करते ही वो उठ खड़ा हुआ। रात का खाना बना लोगी या वो भी लेता आऊं? वो सादगी से पूछ रहा था, मगर माहीन को सरासर तंज लगा। मैं बना लूंगी, इसने रुखाई से कहा। आशिर के जाने के बाद पहली बार इसे तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ। आज़ादी के तस्वर से सरशार इसने कभी इन जिम्मेदारियों के मुतालिक तो सोचा ही नहीं था जिनसे अब पाला पड़ने वाला था। इसे बेसाख्ता ही सारा अपनी याद आने लगी, जो इसकी हर मुश्किल अपने सर लेने को हम वक्त तैयार रहती थी। और ये मुश्किल अक्सर इन कामों की सूरत में होती जो कभी कभार अम्मी इसके ज़िम्मे लगा देती थीं। खुद एहतसाबी का लम्हा सामने आया तो वो खुद को सरजिश करती उठ खड़ी हुई। थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत से सब ठीक हो जाएगा। वो बर्तन लिए किचन में दाखिल हुई तो इसे एहसास हुआ कि लाहौर की गर्मी यूं ही मशहूर नहीं। इसे अम्मी के घर का बड़ा सा किचन याद आने लगा। रात के गंदे बर्तन सिंक में पड़े थे। नल में से पानी बहुत गर्म आ रहा था। इसने बमुश्किल बर्तन धोए तो ज़रा सी देर ही में पसीने से नहा गई। इसका दिल घबराने लगा तो जल्दी से लाउंज में आकर पंखे के नीचे खड़ी हो गई। या अल्लाह, काम कैसे होगा? रात के खाने की तैयारी का ख्याल तलवार के माने सर पर लटक रहा था। इसे नहीं याद था कि इसने कामों के लिए कभी इतनी मुशक्क़त की हो, कि इसे इतना पसीना आया हो। वो तो गर्मियों में भी साफ़ सुथरी और खुशबुओं में बसी रहती थी। एक ख्याल तो आया कि फ़ौरन नहाकर दूसरे कपड़े पहन ले, मगर अभी खाना बनाना है और पानी भी बहुत गर्म है। वो मारे बांधे फिर से किचन में चली आई। पकने में सबसे आसान इसे चावल और चने ही लगे। इसने चने भिगो के रख दिए। ये तो हर कोई खा लेता है, पकने में भी आसान होते हैं। वो सोच सोच कर काम कर रही थी। कभी इतनी दिलचस्पी से खानादारी के अमूर इसने सरंजाम ही न दिए थे कि कामों में तसलसल या रवानी होती। लहसुन और प्याज लेके वो लाउंज में आ गई। लहसुन छीलना एक मुश्किल मरहला था तो प्याज काटना इससे बड़ी मुसीबत। वो आंखों पर पानी के छींटे मारने के लिए भागी। शाम को आशिर घर पहुंचा तो वो तमाम कामों से फारिग शावर लेकर फ्रेश सी टीवी देख रही थी। उठकर दरवाज़ा खोला और एक खूबसूरत से मुस्कुराहट इसकी नज़र की। बहुत अच्छा रिसेप्शन दे रही हो, क्या बात है? इसे बाजू के घेरे में लेकर अंदर बढ़ते हुए इसने शरारत से पूछा तो वह सिमट सी गई। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ प्लीज़। वो सोफे में धंस गया। आशिर के खुशगवार मूड ने माहीन को मुतमईन कर दिया। वो जल्दी से पानी का ग्लास लेकर पलटी थी। वो पुरसोच अंदाज में इसे देखते हुए घूंट घूंट पानी अंदर उतार रहा था। यूं क्या देख रहे हैं?
इसकी निगाह के इर्तिकाज से वो पजल हुई अच्छी लग रही हो। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो माहीन को आज कितने दिनों बाद पहले जैसे वारफिता अंदाज में दिखाई दिया तो इसे बहुत अच्छा लगा। वो कपड़े तब्दील करने चला गया था। फ्रेश सा लोटा तो खाने के लवाजमात देखकर इसने नाक मुंह चढ़ाई। तुम्हें कोई अच्छा सा खाना पकाना नहीं आता? ये दाल चने चावल वगैरह तो लड़कियों की मनपसंद खुराक हैं। वो खिसियाट दबाते हुए आराम से बोली, मैं भी लड़की हूँ जनाब। कभी कौरमा बनाओ, कभी बिरयानी, कभी निहारी। फ्रिज भरा पड़ा है चीज़ों से। बल्कि सुबह नाश्ते में भी फ्रेंच टोस्ट बनाना। वो अपनी प्लेट में थोड़े से चावल निकालते हुए कह रहा था, इतनी गर्मी में ये सब कौन खाता है? माहिन को इन डिशेस का सोच कर ही गर्मी लगने लगी। फिर तिनक कर पूछा, वैसे जब मैं यहाँ नहीं थी तब तो आप ये अय्याशियाँ नहीं करते होंगे। पहला निवाला मुंह में डालते ही वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। क्या हुआ? नमक लेकर आओ। इसके कहने पर माहीन नमकदानी उठा लाई थी। वो अपने लिए प्लेट में चावल निकालने लगी। साथ कुछ रायता सलाद ही बना लिया होता, इसी से बंदा पेट भर लेता। नमक डालने के बाद भी शायद जायका नहीं बना था। आशिर ने बहुत कम खाना खाया और प्लेट पर एक खिसकाकर पानी पीने लगा। माहीन को अफसोस हुआ। वाकई सलाद तो सामने की चीज़ थी, ये तो वो बना ही सकती थी। पता नहीं यहाँ आके इसे क्या हो गया था। तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? इसने पूछा तो अब की बार माहीन ने झूठ बोलना मुनासिब न समझा। बस थोड़ा बहुत। इस तरह का थोड़ा बहुत यानी रोज़ाना इसी तरह का खाना मिला करेगा। वो नागवारी से इसके बनाए हुए खाने की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। वो बुरा मान गई। इतना बुरा भी नहीं बना, बस नमक कुछ कम था। हाँ, नमक कुछ कम है, हल्दी और तेल कुछ ज़्यादा है और चने थोड़े से ही कच्चे रह गए हैं और बस। वो मजाक उड़ाते हुए कहने लगा तो माहीन जी भर के शर्मिंदा हुई थी। हाँ, वो चने शायद भिगो के नहीं रखे तभी कसर रह गई है। अगर दिल लगा के सब काम करो तो सब ठीक बन सकता है। वो खलूस से बोला तो माहीन का तो दिल जल गया। आपका ख्याल है कि मैंने बेदिली से काम किया है? लग तो यही रहा है। वो अपनी मशहूर ज़माना साहब गोई से बोला। माहीन को रोना आने लगा। ये सब मैं सिर्फ आपकी खातिर कर रही हूँ। खुद तो मैं टोस्ट और चाय पर भी गुजारा कर सकती हूँ। घर में तो मैंने कभी कुछ नहीं किया था। भाभीियों और सारा आप ही ने ही किचन संभाला हुआ था। ये सब तुम्हारी अपनी चॉइस है माही। अब सीखना तो पड़ेगा। वहाँ क्या होता था क्या नहीं, वो सब तो तुम पीछे छोड़ आई हो। यहाँ इनमें से कोई भी नहीं है। ये सब तुम ही को करना है जैसे भी सही। इसका रूखा सा अंदाज माहीन को बता गया कि आशिर अभी तक इस बात को दिल में संभाले हुए है तो मैंने कब इनकार किया है। वो लापरवाही से बोली, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? वो उठते हुए पूछने लगा। माहीन ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो चला गया। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत की मगर सिला क्या मिला? इसने अपनी प्लेट के चावल वापस डिश उलट के आशिर की प्लेट उठाकर खाना शुरू किया। अब जाने वाकई खाना बदजायका था या आशिर की तंजिया गुफ्तगू का नतीजा, वो जानने वाले ही खा सकी। बाजार जाऊंगी तो अच्छी सी खाना पकाने की तरकीबों वाली किताब भी लाऊंगी। इसने मसाला चना लगाते हुए मसमम इरादा किया था। एक के बाद एक, फिर दूसरी और तीसरी। इस कदर जिम्मेदारियां इस पर आन पड़ी थीं कि वो भौखला कर रह गई। घर से फ़ोन आते तो वह सब ठीक है का नारा लगा देती। शुरू में वो इसे हफ्ता 10 दिनों के बाद गुजरात ले गया, मगर अब तो महीना होने को था। यहाँ सुबह सवेरे उठ के नाश्ता तैयार करना, दोपहर का खाना और फिर रात के खाने की तैयारी, ऊपर से शदीद गर्मी की लहर। इससे घर और घर वाले बुरी तरह याद आने लगे थे। कितनी अय्याशी थी वहाँ। और आशिर, वो तो इसे कोई छूट देने को तैयार ही ना था। इसे हर काम वक्त पर तैयार चाहिए होता था, मगर इसे ना तो इन कामों का तजुर्बा था और ना ही आदत। तो फिर सलीका कहाँ से आता? इसी वजह से आशिर अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेता। यूं स्त्री का मसला भी हल हो जाता था। इतने अरसे में एक बार भी आशिर की पसंद का खाना ना बन सका था। वहाँ घर में सभी माहिर खवातीन थीं। वहाँ माहीन का फौहड़पन कभी सारा आपी के सलीके की आड़ में छुप जाता और कभी भाभीियों की हुनरमंदी काम आ जाती। इसने कभी इन कामों में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत ही महसूस न की थी। दिल भर के लाड उठवाती और तिनक मिजाजी दिखाती रहती, मगर यहाँ तो हर चीज़ खुल के सामने आ गई थी। आशिर ने लंच में आना तो छोड़ दिया था, मगर रात का खाना भी एक आजमाइश ही था। इसने बहुत शौक से कोफ्ते बनाए मगर नाकाम रही। पता नहीं सारा आपी शायद समद बॉन्ड वगैरह डाल के बनाती थी। इसने हंडिया में बिखरे कोफ्तों को देखकर सोचा, फिर गहरी सांस भरते हुए आलू काट कर कीमे में डाल दिए। मगर आशिर को इसकी ये मेहनत कतन पसंद नहीं आई थी। एक तो आपको नुक्स निकालने की बहुत बुरी आदत है, ज़रा जो मेरी मेहनत का ख्याल करते हों वो फ़ौरन चिढ़ गई। बसान तो गई नहीं कीमे की, भुनने में मेहनत लगती है। महज पका लेने से काम नहीं चलता। आशिर को भूख लगी थी इसलिए गुस्सा भी आ गया। मैं भी तो यही खा रही हूँ, अच्छा भला तो बना है। इसका मूड देखकर माहीन ने बात टालना चाहिए। तुम तो खाओगी ही, एक रोज़ जो ढंग की चीज़ पकाई हो। आशिर, अब आप ज्यादती कर रहे हैं तो कुछ गलत कह रहा हूँ?
गलत तो मैं हूँ। सारा दिन किचन में ख्वारी बर्दाश्त करती हूँ, ढेरों ऊपर के काम जो इतनी गर्मी में अकेले करने पड़ते हैं, और आप फिर भी खुश नहीं। इसे भी गुस्सा आ गया था। इसमें नया क्या है? हर बीवी ये सब काम करती है, वो लापरवाही से बोला, फिर इसे जताने लगा। अपना घर यूं ही नहीं संभाला जाता मैडम, और फिर ये सब तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर की। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? लेके एक छोटी सी बात को ताना बना के रख दिया है मेरे लिए। वो फट पड़ी थी, मगर वो इतने ही इत्मीनान से बोला, जिसे तुम ठोकर पे रख के आई हो वो तुम्हारा अपना घर था, जहाँ बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हर वक्त तुम्हारा साथ देने के लिए। मगर तुमने इनकी मोहब्बतों पर अकेलेपन को फोकियत देकर खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। महज मैं तुम्हारा कहाँ तक साथ दूँ? वो खाने के बर्तन परे धकेलता उठ गया था। बावजूद ज़ब्त के इसकी आंखों में आंसू आ गए। किस कदर जालिम बन गया था वो, किस कदर सफाकी थी इसके लफ्ज़ों में। बेशक वो हकीकत ही बयान करता था, मगर इसके नाजुक एहसासात की परवाह क्यों नहीं करता। वो हाथों में मुंह छुपा के रोने लगी। वो शायद खाना खाने जा रहा था। बाहर निकला तो उसे रोते देखकर नादिम हो गया। आई एम सॉरी यार, बस भूख में मेरा दिमाग उलट जाता है। वो इसके पास बैठकर माजरत करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं माजरत करने की, आप जो करते हैं दुरुस्त करते हैं, वो तल्खी से बोली। मुझे पता था तुम हकीकत को तस्लीम कर लोगी। वो शरारत से बोला, फिर इसके करीब हुआ। वो इतनी जल्दी राज़ी नहीं होना चाहती थी। चलो अब नाराज़ी ख़त्म कर दो जान, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा? वो बड़े लाड से मना रहा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ये हुई ना प्यारी बीवियों वाली बात। वो खुश होते हुए सोफे पर फैलकर बैठ गया। बड़ी सख्त भूख लग रही है, जल्दी से ऑमलेट बना दो अच्छा सा। इसकी फरमाइश पर वो सुलग उठी। खाने के अलावा भी कुछ सूझता है आपको? अच्छा सा सूझता तो हरा हरा भी है, मगर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसके रुखसार पर शरारत से उंगली फेरते हुए बोला तो वो बददिली से उठकर किचन में आ गई। बस यही है इनकी मोहब्बत। इतनी गर्मी में मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। वहाँ होती तो कोई चाय तक ना बनाने देता। इतनी गर्मी में ताई अम्मा तो मेरे आगे बिछ बिछ जाती थीं। और सारा आपी, इसे बहुत से चाहने वालों की मोहब्बतें याद आई थीं। अभी तक इनमें से किसी ने इधर का चक्कर नहीं लगाया था। शायद सभी लाहौर की गर्मी से घबराते थे। ऊपर से आशिर भी जैसे इस मर्तबा गुजरात जाना भूला हुआ था। माही ने कई बार इसे कहना चाहा, मगर अना आड़े आ गई, क्योंकि जिस तरह वो इसके साथ लाहौर आई थी, इसके पेश नज़र तो इसे वापसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ क्या था? सारे दिन की वहशत और तन्हाई, सारा दिन अकेली वो एक जगह से दूसरी जगह उठती बैठती रहती। कि अब तो आशिर भी लंच पर आना छोड़ चुका था। तन्हाई में मजीद इजाफा, मेरे लिए भी तो टाइम निकाला करें। वो आशिर से उलझती। यहाँ तो मेरी यही रूटीन है। इस शहर में मैं काम के लिए रहता हूँ। तफरीह तो एक ही थी, गुजरात जाना, वो इत्मीनान से कहता। सारा दिन मैं गूंगों की तरह बैठी रहती हूँ। आप आते हैं तो खाना खाते ही सोने की पड़ी होती है। क्या इसे ज़िंदगी कहते हैं? इसे आशिर की बेअतनाई का सख्त दुख था। इतनी गर्मी में तुम्हें कहाँ तफरीह कराऊँ? ना दिन में खुशगवार मौसम होता है और ना रात को। और फिर कहोगी कि ताने देता हूँ, मगर ये सब तो तुम चाहती थीं। यहाँ ना शोर है ना हंगामा, ना रोज़ रोज़ की तकारीब हैं और ना ही बच्चों का गुलगपाड़ा। मेरी समझ में नहीं आता कि अपना पसंदीदा माहौल भी तुम एंजॉय नहीं कर रही। वो सही बात कहता माहीन को जालिम लगता था। अपना घर, चाहे मैका हो या ससुराल, एक ढाल का काम सरअंजाम देता है, और इसका मैका और ससुराल तो एक मिसाली घर था, जो इसे हर सर्दोगम से बचाए हुए था। पानी बहुत गहरा था, मगर ये बात इसे पानी में उतर जाने के बाद पता चली थी। वो शोर हंगामा जिससे इसे शदीद नफरत महसूस होती थी, इसी को अब समाते तरस के रह गई थी। फ़ोन पे घर वालों से बात होती तो फ्री पैकेज की वजह से वो कितनी कितनी देर सबसे बातें करती रहती। वहाँ सब इसकी तब्दीली पर खुश थे। कहाँ तो इसके सर में हल्का सा दर्द उठने पर सब इसके आगे पीछे फिरने लगते थे। कहाँ ये कि वो बीमारी में मुब्तला थी और पास कोई पानी पिलाने वाला भी ना था। आशिर लंच टाइम में आने का वादा करके गया था, मगर अब 2 बजने को थे और इसकी कोई खैर खबर ना थी। सबके मेहरबान चेहरे इसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। बहुत बड़ी नाफरमानी की है मैंने। आप सबकी मोहब्बतों की नाकदरी की है, इसीलिए तो मेरी मनपसंद ज़िंदगी में भी मुझे सुकून नहीं मिला। वो रो दी। एक तो बुखार, ऊपर से लगातार रोना। तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो हल्के पानी भी ना पी सकी। इसे लगा जैसे तमाम हवास जवाब देने लगे हों। शायद मैं मर रही हूँ। या खुदा मुझे इतनी तो मोहलत दे कि मैं घर वालों से माफ़ी मांग सकूं। इसे अचानक क्यों लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो। इसे जन्नत दिखाई दी थी। अम्मी, इसके हवास बेदार होने लगे। ताई अम्मा और सारा आपी, माही मेरी जान। अम्मी ने लपक कर इसे अपनी पुरशफ़क़त आगोश में लिया। मोहब्बतें इसके आसपास इटखेलियाँ करने लगीं। सारा आपी ने ठंडे पानी का गिलास इसके लबों से लगाया तो वो कितने ही बड़े बड़े घूंट भर गई।
वो तीनों इसके लिए मुतफिक्र थीं। सर झुकाए बैठे आशिर को ज़बरदस्त झाड़ पड़ रही थी, मगर माहीन को शक हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा था। शिकवे शिकायत इल्ज़ामात, इसने आशिर को डांट पड़वाने में कोई कसर न छोड़ी थी। और फिर नदामत, मुझे वापस जाना है ताई अम्मा, इसी मोहब्बत भरी छाँव में। आ गया ना दिमाग ठिकाने पर, मोहब्बतों को ठुकराने वाला यूं ही ठोकर खाता है। आशिर तंज से बाज नहीं आया था। ताई अम्मा ने इसके शाने पर धमौका जड़ते हुए से आंखें दिखाईं। खामोश रहो तुम, मुझे एहसास हो गया है ताई अम्मा, अपनों की छाँव छोड़कर साया तलाश करना हमाकत होती है। और वो चिड़ियाघर, वहाँ रह लोगी तुम? आशिर को कुछ भी नहीं भूला था। बकवास की थी मैंने, बस, या और कुछ? टेंशन के ज़ेर असर वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। देखा मैके वालों की कितनी सपोर्ट होती है। आशिर ने इसके यूं बदलेहाजी दिखाने पर इसे जताया। क्यों खामखा बात को बढ़ाते हो आशिर, बच्ची से गलती हो गई थी। ताई अम्मा की फराख दिली की तो एक दुनिया मुतरफ थी। इसकी आंखें भर आईं। ये भी हक पर हैं ताई अम्मा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और बदतरीन गलती थी, जो मैं इतनी मोहब्बतों से मुतनफ़र होकर अपनी अलग दुनिया एक वीराना बसाने चली थी। मगर अब मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया है कि अपनों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। चलो अब बस करो माही, हमें तो आशिर ने ज़बरदस्ती यहाँ आने से रोक रखा था, वरना हम तुम्हें किसी मुश्किल में तन्हा छोड़ सकते हैं। सारा आपी से इसका रोना देखा न जा रहा था। इनसे बढ़ के इसकी बेवकूफ़ियों से भला और कौन वाकिफ़ था। उन्होंने भी बहुत बुरा सलूक किया है मेरे साथ। एक तो रोब डाल डाल के काम कराते थे और फिर सौ सौ नुक्स भी निकालते थे। इसका तो मैं अच्छी तरह पूछूंगी, तुम चलो हमारे साथ। ताई अम्मा ने इसे तसल्ली दी थी। वापस इसी चिड़ियाघर में सारा अपनी शरारत से बोली तो आशिर ने टुकड़ा लगाया, क्योंकि वहाँ सब तुम्हारा खाली पिंजरा देख देख के उदास हो गए हैं। सबकी हंसी पर झीम कर इसने पास बैठी अम्मी की मेहरबान आगोश में मुंह छुपा लिया था। वो तो आशिर की भी मशकूर थी, जिसने बड़ी होशियारी से इसे छठी का दूध याद दिलाते हुए इसकी गलती का एहसास दिलाया था। बेफिक्री और तमानियत के पुरसुकून एहसास में घिर कर इसने आंखें मूंद लीं कि अब बाकी की तमाम उम्र मोहब्बतों के शजर तले बहुत आसूदगी से गुजरने वाली थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।